मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सर कि आप अपना उद्बोधन दें और विभाग को सर मार्गदर्शन भी प्रदान करें। इस समारोह के अध्यक्ष विराटनगर के विधायक इंदिराज गुर्जर जी, विशिष्ट अतिथि विधायक जम्बारामगढ़ गोपाल मीणा जी, चेयरमैन साहिबा विराटनगर नगर पालिका सुमिता सैनी जी, वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव जी, नगर अध्यक्ष विजय छिपा जी, पीसीसी मेंबर जगदीश मीणा जी, नीलम मीणा जी, महेंद्र जी पूर्व सरपंच, राम साई कांकरेलिया जी और तमाम अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश यादव जी, राजेंद्र विशाल जी, स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर संजीव माथुर जी, चीफ इंजीनियर रोड्स DR मेघवाल साहब, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे, तमाम PWD के अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम को ओपन किया गया है। जो भी इसको सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा भी आपने इंदिराज गुर्जर जी से और गोपाल मीणा जी से उनके विचार सुने, मुझे बहुत पसंद था कि दो नौजवान विधायक जो अपने अपने क्षेत्र के विकास में अपना आप को समर्पित किए हुए हैं, प्रतिबद्ध किए हुए हैं और रुचि ले रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत पसंद था। और मैंने अनुभव किया कि जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो या चेयरमैन या उपाध्यक्ष हो, जो जितनी रुचि लेता है वहाँ कुछ कुछ काम तो हो ही जाते हैं विकास के। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर हम रुचि लेंगे तो कुछ काम करना ही पड़ता है। और मुझे खुशी है कि जब से ये विधायक बने हैं, गोपाल मीणा जी तो पहले भी विधायक थे और इंदिराज जी को पहली बार मौका मिला है, और पहले बार मौका मिलने के बावजूद भी जो अभी वो अपने क्षेत्र के उपलब्धि बता रहे थे, तो ये सोच दर्शाती है कि वो क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किस प्रकार उनकी सोच है, किस प्रकार उनका सपना है, और ये सपना उनका बना रहे और नए नए सपने देखते रहें, तो मैं समझता हूँ वो काम भी आगे आने वाले वक्त में होंगे पूरे। गोपाल मीणा ने एक बात कही कि पिछली बार मैंने कहा था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा कि विधायक गणों ने जो जो काम मुझसे मांगे 5 साल में, विधायक काम मांगते मांगते थक गए और मैं देता देता नहीं थका। तो गोपाल समझ जाओ अब भी ऐसा ही होगा, कोरोना काल के अंदर भी कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि अभी 80% रेवेन्यू कम हो गई है, 80%, क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया लंबा, कभी अनुशासन पखवाड़ा मनाया, कभी अभी लॉकडाउन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप समझते हो सब काम बंद हैं, तो रेवेन्यू कम हो रही है, पर मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे वित्तीय प्रबंधन। अभी राजेश यादव जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से, चाहे वो PMGSY हो या नाबार्ड की योजना हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB का लोन हो, या 5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं हर विधायक के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये भी पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर, शहरों के अंदर भी। तो सब तरह के से कैसे सड़कों का जाल बिछे राजस्थान के अंदर, स्टेट बजट में भी अच्छा प्रोविजन किया है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी सड़कें हैं राजस्थान के अंदर।
टॉप प्रायोरिटी सभी है। अभी तो कोरोना का जंग टॉप प्रायोरिटी में है, जो सब कुछ छोड़ के अपन लोग सभी लगे हैं उस काम के अंदर। आपको सबको मैं कहना चाहूँगा, चाहे आम जनता हो, चाहे वो विधायकगण हो, जनप्रतिनिधि हो किसी स्तर के, एनजीओ हो, धर्मगुरु हो, बल्कि विपक्षी पार्टियों को मैंने साथ लेने का प्रयास किया। सब मिलके हम लोग इस जंग को लड़ें और एक की जान भी क्यों जाए, ये हमारा ध्येय है। तो पूरी तरह समर्पित है, उस जंग को लड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हो काफ़ी फर्क पड़ा है, ग्राफ नीचे आया, मृत्यु दर भी नीचे आई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी नीचे आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में और कम आएगी। मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा, जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये संभव नहीं है। और साथ देने का मतलब है कि जो जो प्रोटोकॉल अनाउंस किए गए हैं एसओपी द्वारा, मास्क लगाने का भी हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोने की बात हो, या घर में रहने की बात हो। यहाँ तक आ गया है, घर में कोई मिलने आए तो जिससे मिलना है वो एक व्यक्ति बाहर जाए, मास्क लगा के दूर खड़ा होकर उससे बात करे, उसको अंदर नहीं बुलाए। उसके मायने ये हैं, अगर वो अंदर आएगा, हो सकता है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो, अंदर आके पूरे परिवार वालों से मिलेगा तो कोई न कोई सभी संक्रमित हो जाएंगे। अगर वो संक्रमित बाद में निकला तो कहने का मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। तो शॉर्ट में बात यह है कि कोरोना के टाइम के साथ लड़ रहे हैं, परंतु सड़कों की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि टॉप प्रायोरिटी हमारी सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों से ही विकास संभव है। गांव का अभी रविंद्रराज और आप कह रहे थे कि आज मटर मंडी से लगा करके व्यापारियों को भी, किसानों को भी, सबको लाभ है। जयपुर का दौसा का भी दूरी कम हो जाएगी और जयपुर और अलवर जिला भी जुड़ जाएगा, तो सभी तरह से फायदे हैं। सड़क ऐसी चीज़ है कि अगर सड़क बन जाती है गांव के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, इन सब में जो काम का बंटवारा होता है, नेशनल हाईवे भी आधा काम राजस्थान सरकार की पीडब्ल्यूडी महकमा करता है उनके बिहाफ पे। वो काम भी हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है और अच्छा काम करते हैं यहाँ के इंजीनियर्स वे मिल करके। और स्टेट हाईवे का काम भी अच्छा चल रहा है। मिसिंग लिंक के काम हैं, अपग्रेडेशन के काम है, सुदृढ़ीकरण के काम है। जितने ज़्यादा होंगे, अभी इंदिरा कह रहा था कि हमारी सिंगल रोड से सब, अब वो डबल भी बनेगी, सुदृढ़ीकरण भी होगा, उसके अपने लाभ हैं क्षेत्र के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, अलग अलग विभागीय दे थे, किस प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो करके, चाहे लोन लेना पड़े लोन लेंगे, पर अच्छी सड़कें बननी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने उस जमाने में कहा कि क्योंकि सड़कें शानदार है अमेरिका की, इसलिए हम विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र नहीं है कि उसके कारण सड़कें अच्छी बनी हैं। कहने का मतलब, अगर सड़कें अच्छी होगी तो आप गांव भी विकसित बनेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही उस जमाने के अंदर। अब तो 50 साल हो गए उनके मर्डर हो गया वहाँ पर, परंतु हम बचपन में सुनते थे उनको, देखते थे किस प्रकार के बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे वो पंडित नेहरू के जमाने के अंदर। तो आज वही बात सामने आती है कि जितनी अच्छी सड़कें बनेगी उतना अच्छा विकास होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो आपके दिलो दिमाग के अंदर कल्पना है, हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं। और आपसे मेरा ये आह्वान है इस मौके पर कि काम समयबद्ध हो। ये इंजीनियर साहब बैठे हैं दोनों, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। अभी मैंने एक बार मीटिंग ली सुब्रमण्यम इंजीनियरों की, वीसी करी मैंने पीडब्ल्यूडी के,
उनको भी इसलिए मैंने करी खुद ने कि उन तक मैसेज जाए कि सरकार की मंशा क्या है। नंबर एक, क्वालिटी की सड़कें, सड़क बनना एक बात है और 6 महीने में टूट गई सड़क, 8 महीने में टूट गए तो लोग आपको कहेंगे एमएलए साहब सड़क बनाई तो टूट गई वापस, इतना करप्शन हुआ इसके अंदर। उस तक का ध्यान रखना पड़ता है। डिफेक्ट लाइबिलिटी भी पहले 3 साल थी, उनको 5 साल कर दिया, मेंटेनेंस भी 5 साल होगी ठेकेदार द्वारा। उसी रूप में मैंने खुद ने चर्चा करी, क्योंकि मेरा अनुभव था 20 साल पहले का, जब मैं मुख्यमंत्री था और उस वक्त में भी भयंकर अकाल सूखे पड़े थे और हम लोग बहुत बदनाम थे सड़कों के मामले में, क्योंकि कहावत बन गई थी कि गुजरात की सड़कें बहुत शानदार है। गुजरात से जब आते हैं बाई रोड कोई और कार में से किसी को नींद आ जाए और नींद खुल जाए तो हम लोग राजस्थान आ गया, क्योंकि सड़कें के गड्ढे पड़े हुए थे, सड़कें अच्छी नहीं थी, ये कहावत थी। उस जमाने में मैंने इंटरेस्ट लिया कि सड़कों की क्वालिटी अच्छी बने और बाकायदा उस वक्त भी मैंने इसी प्रकार मीटिंग ली थी और 2-2 कहा था। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, परंतु क्वालिटी का मेंटेनेंस करना आपकी जिम्मेवारी होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मजबूत सड़क बने, सालों चले, जनता को अच्छा लगे, उसी ढंग से व्यापार बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, आवागमन के साधन अच्छे बनेंगे, उसी रफ्तार से विकास होगा। इसलिए उसी रूप में अपन लोग इसमें लगे हुए हैं। और बाकी जो चाहे पानी की योजनाएं हो, जो आप रामगढ़ की बार बार बात कहते हैं, मुझे मालूम है कि रामगढ़ पानी चाहे वो कितना मिल जाए बिशनपुर से, तभी रामगढ़ आपके दिलो दिमाग में बसा रहेगा। रामगढ़ आपकी कमजोरी हो गई है कि भाई रामगढ़ तो भरा रहेगा, तभी हमें लगेगा भाई सुकून मिल गया हम लोगों को। इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैं बराबर अधिकारियों से बात करता रहता हूँ, अधिकारियों की भी और दूसरा जिले में भी। अरे बांदीकुई है, अब बांदीकुई का कल मैं परसों मीटिंग ले रहा था पानी की, पूरे जिला बर्बाद है, दौसा जिला पानी को लेके। इसदा बांध से पहले जिला पूरा कवर होगा, कुछ गांव रास्ते में आएंगे सवाई माधोपुर के, बोली आएगी, कस्बा आएगा, बाकी पूरे जिला कवर होगा इसमें, दौसा जिला। पर उसमें बांदीकुई के मैंने देखा कि जो उसकी स्थिति खराब है पानी को लेके, वहाँ तो खाली मुश्किल से ट्यूबवेल से काम चलता है और बहुत ही स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जो मैंने फीडबैक लिया अधिकारियों से। अलवर वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे बहुत स्थिति खराब है, पानी वहाँ भी जाना चाहिए। तो रामगढ़ भी ध्यान में है, बल्कि मैं तो चाहता था कि अभी जब पानी आ रहा जयपुर यहीं से पाइपलाइन चला जाए, जैसे तुमने सुझाव दिया था, तो वो संभव नहीं हो रहा है क्योंकि कई कारण हैं। फिर भी हम 3rd फेज ला रहे हैं उसका पानी का, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिशनपुर का 3rd फेज आएगा जयपुर तक भी, तब भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इंदिरा ने सारी बातें अपने तरीके से कह दी है। क्या क्या वहाँ कॉलेज भी खुल गया, वहाँ पर नगर पालिका ही बन गई, वहाँ पर एसडी ऑफिस बन गया, जो जो इसने मांग करी। इसको अनुभव होगा कि इसको भी अनुभव होगा कि क्या मतलब कि किस प्रकार से काम अगर इंटरेस्ट ले पब्लिक प्रतिनिधि तो सरकार काम करती थी। हमने चला करके पहले बजट के अंदर भी, मुख्यमंत्री की जो स्पीच होती है उस घोषणाओं के अंदर भी, दूसरे बजट में भी कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि हमने 2.25 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया आपका फंड, एमएलए का भी कर दिया, आप लोगों की जो भावना थी। हालांकि इस बार तो वो वैक्सीन के भेंट चढ़ गया है, पर वो तो 6 महीने बाद वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विराटनगर में भी पानी की समस्या बनी रहती है, उसके लिए भी जो कर सकते हैं आप निश्चिंत में कि जो भी पानी की समस्या प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अभी जो जल जीवन मिशन आया है उसको भी हम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसको हम काम आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहेंगे कि राजस्थान तो सदियों से पानी को लेकर तरसता रहा है
हालांकि भारत सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। उनको 90-10 का रेशियो होना चाहिए था इसके मरने का, ये पहाड़ों के राज्यों में होता है। यहाँ रेगिस्तान के इलाके हैं, गांव दूर दूर हैं, परंतु आज 50% भारत सरकार, 50% राजस्थान सरकार। तो आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा भार पड़ता है राजस्थान सरकार पर। फिर भी हमने मंजूर किया वैक्सीन के लिए। वैक्सीन ऐसी चीज है भारत सरकार को ही करनी चाहिए थी। वैक्सीन आज 5-6 तरह की वैक्सीन लगती है, तमाम भारत सरकार के द्वारा लगती है पूरे देश के अंदर। और ये बड़ी महामारी है जो घातक महामारी है, जल्दी फैल रही है, नौजवानों बच्चों में फैल रही है, गाँवों में पहुंच गई है। आप देख रहे हो कि नौजवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। जो आंकड़े मैं कल रात को ले रहा था, आज सुबह भी ले रहा था, तो मालूम पड़ा कि अभी पिछले महीने 1.5 महीने में बच्चे बहुत आने लग गए थे कि हॉस्पिटल में भी और सब जगह। तो कहने का मतलब कि इसको वैक्सीन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की। अस्पतालों में इलाज से कोरोना खत्म नहीं होगा। वो तो आप अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी दवा की कमी आ रही है। असली जंग जीती जाएगी मैदान के अंदर, वो पब्लिक के सहयोग से। ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल इसका कोरोना का, जिसमें मास्क लगा बैठे हुए हैं, बहुत जरूरी है। और साथ में वैक्सीन लगाने के बाद में फिर कोई अगर पॉजिटिव आता भी है, जैसे मैं खुद आ गया तो मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी तो मैं बहुत माइल्ड आया। तो ये सिद्ध हो चुका है कि जिसकी वैक्सीन लग जाती है वो कम से कम जिंदगी बच जाती है उसकी, फिर खतरनाक स्थिति नहीं बनती जो आज बनी हुई रही है। ये तमाम बातें आपको पब्लिक को समझानी पड़ेगी। और अभी आप सबका काम मैं ये कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान के तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी पद पे गांव के हों या शहर के हों या MLA MPs हों, हम सब मिलकर के पब्लिक के साथ में खड़े रहें और किस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते। अभी हमें सामने हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। धर्म इंसानियत है, ना जाति, ना पाति, ना धर्म, ना विचारधारा। सामने इंसान खड़ा है, हमें उसकी सेवा करनी है, उसको बचाना है। उसके कोई बीमारी हो गई है या उसको तकलीफ है या उसको गाइड करना है, उसको संपर्क करवाना डॉक्टर से, सब काम हम लोगों को करना है। और जब हम अगर लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरह इसको नीचे ले आएंगे ग्राफ को, इधर वैक्सीन का काम जो है भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, रोड मैप बनाना चाहिए था, नहीं बना पाए। वरना पूरे दुनिया से वैक्सीन कैसे आ सकती है। हमारे यहाँ कई कंपनी अच्छी है, 15-20 कंपनी है, उनके माध्यम से बनती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा था, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को, परंतु थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया नहीं। उसके कारण से हमें तकलीफ आ रही है और उसके कारण से हमें, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अगर वैक्सीन टाइम में लग जाती तो इस सेकेंड वेव में भी इतना तकलीफ नहीं होती हम लोग। अगर पहला फेज जब नीचे आया, वैक्सीन बन गई, प्रोडक्शन बड़े रूप में होता, लग जाती तो आज बच जाते। जैसे अभी बुजुर्ग लोग कम आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा बुजुर्गों में लगी है, अब नौजवानों में लग गया। अब कहीं थर्ड फेज आएगी तो बच्चों में आएगी। हर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरा पोता पोती जो है वो तकलीफ पाए कोरोना से। तो लोग थोड़े चिंतित भी है, तो उनको विश्वास दिलाओ, चिंता नहीं करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। ये काम भी आप लोगों को सबको करना पड़ेगा मिल करके। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग सबके मिलके ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, बड़ी जंग है, बड़ा खतरनाक ये कोरोना क्या जो इसका रूप बदलता रहता है, बहुरूपी की तरह कहा गया इसको। वास्तव में बात ठीक कही गई कि ये रूप बदलता अपना, उसको अगर अपने हर वक्त इसको चौकन रहना पड़ेगा। कई बातें हैं जो अभी टाइम कम है कि क्या बताएं, पर आप लोग पढ़ते रहते होंगे अखबारों में, आप बराबर उसको ध्यान रखें। और गांव तक अपन चाहते हैं कि CSC PSC मजबूत हो। गांव में डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, उसको ध्यान दें आप लोग कि दवाएं बढ़ रही है, पैकेट बढ़ रहे हैं, उनके लिए सर्वे मालूम पड़ता है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत ही संक्रमित होने की संभावना है या सर्दी जुकाम है। उसको हम लोग चाहते हैं कि
किस प्रकार से उसका इलाज शुरू हो जाए टाइमली, उसको अलग करके उसके लिए CHC PHC में इतला की जाती है। ये तमाम काम है। अपन ने एम्बुलेंस फ्री कर दी कि एम्बुलेंस में लोग कई बार बहुत ज़्यादा वसूल करते थे पैसा गरीबों से भी, वो फ्री कर दी कि नहीं, एम्बुलेंस सरकार चलाएगी। 108 के अलावा भी कलेक्टर को कह दिया गया आप एम्बुलेंस जो प्राइवेट है उन सबको एक्वायर कर लो जरूरत पड़े तो, पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो मरीजों को किसी भी रूप में, लोकल भी और गांव में ले जाना तब भी। दाह संस्कार सम्मान के साथ हो। आप देख रहे हो कि किस प्रकार गंगा के अंदर बहाए जा रहे हैं सब, बिहार UP के अंदर बड़ी देश की बदनामी दुनिया भर में हो रही है। मैं आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ दुनिया भर के, जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं, वाशिंगटन टाइम्स और सब जगह, वो सब इनको वाच कर रहे हैं कि गंगा पवित्र मानी जाती है और वहाँ फैल रही है ये लाशें, और इससे कोई और महामारी पैदा नहीं हो जाए, इस तरह की बातें मुझे लग गई। तो कहने का मतलब है कि आज हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसका केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आपस में मिलके काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की भावना समझनी पड़ेगी। उस रूप में हम लोग वैक्सीनेशन भी करें, उस रूप में प्रबंधन करें और उस रूप में मिलके इस जंग को लड़ें और जीत के आए। अपन ने इसलिए ये दाह संस्कार की जिम्मेदारी ली है, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को दी है। पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनको। 35 करोड़ रुपये हमने मंजूर भी कर दिए कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदें, कोई भी कोरोना का मरीज की डेथ हो जाती है तो 20 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, कई बार बॉडी गांव ले जानी पड़ती है, कई बार ढंग से उसका लाइन लग जाती है, वेट करना पड़ता है। तो तमाम काम ये नगर निगम स्थानीय निकाय करे और खर्चा सरकार देगी उनको। ये भी अपने पहला राज्य होगा देश के अंदर जिसने ये काम हाथ में लिया है। और मोक्ष कलश यात्रा आपको मालूम ही है कि अपन हरिद्वार तक भेजते हैं, बसें चलने लग गई अभी वापस, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। और पहला राज्य राजस्थान था जिसने, जब मोदी जी ने अनाउंस किया 50 लाख रुपए मेडिकल डॉक्टरों के लिए और नर्सेज के लिए, तो उस पर हमने कहा राजस्थान में तमाम कर्मचारी जितने भी हैं उन तमाम कर्मचारी जब संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, अगर उसकी ड्यूटी ऑफिशियल लगी है उसको 50 लाख रुपए सरकार देगी, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी कोविड के कारण उसकी जान क्यों जाए। हर चीज़ को हमने बहुत ही ढंग से, अभी नई भर्ती हम लोगों ने शुरू करी है। 10,000 1,000 तो डॉक्टर ले रहे हैं, 25,000 पैरा स्टाफ ले रहे हैं, मेडिकल स्टाफ ले रहे हैं, नर्सेज वगैरह ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं, जिससे कि गांव गांव तक सब सुविधा पहुंच जाए। इंदिरा रसोई बनाई गई। इंदिरा रसोई का आप लोग देखें किस प्रकार से और ज़्यादा फैलाव हो सकता हो तो उसको आप चलें, स्टडी कर लें। शहरों में चल रही है तो गाँव में कस्बों में चल सकती है, उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें भोजन फ्री भी दे रहे हैं अभी तो मरीजों को भी, उनके अटेंडेंट को भी। ये तमाम काम जो है अच्छे ढंग से अपन कर रहे हैं। और अंत में कहना चाहूँगा कि ये जो चिरंजीव योजना है जिसकी तारीफ आप लोगों ने करी अभी, इस योजना को आप लोग गरीबों तक इसको पहुँचाओ भी, उनको कई बार पता नहीं पड़ता है, खाली फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, 1 रुपया नहीं देना उनको, खाली जन आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना उनको। उसके बाद में ड्यूटी है इंश्योरेंस कंपनी की सरकार की, 5 लाख तक का इलाज। ये भी समझाओ, ये खाली आउटडोर में तो अपन दवाएं फ्री पैसे दे रहे हैं राजस्थान की सरकार पहले से ही, टेस्ट फ्री कर रहे हैं। ये है योजना इंडोर पेशेंट के लिए, जो भर्ती होगा उसके लिए योजना, 5 लाख तक का परिवार का बीमा। इसके अंदर ये भी कर दिया है, 5 जब भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले से, और जब ठीक होकर जाएगा बाहर तो 15 दिन बाद तक का छुट्टी अस्पताल होगी, उसके बाद 15 दिन तक का खर्चा भी सरकार देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी, कैशलेस है, ना तो पैसा देना है ना वापस वसूल करना सरकार से। आपको खाली अपना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड जो भी है रजिस्ट्रेशन वो बताना वहाँ पर, वो उसको नोट कर लेंगे और काम चल जाएगा। अब ये पूरी बात समझानी पड़ेगी, हमने विज्ञापन भी दिए हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी मैं देखता हूँ अभी तक काफ़ी लोग बाकी हैं। इसकी डेट बढ़वा दी हमने,
अभी 31 मई तक कर दी है। 31 मई तक जो भरवाने का फॉर्म उसी दिन से उसे लागू हो जाएगा। मैं चिंता ये करता हूँ कि अगर उसने गफलत कर दी तो बाद में अगर वो भर्ती होना पड़ा उसको, तो उसको बिना मतलब अगर प्राइवेट में चला गया तो 50,000 लाख 2 लाख जो भी जानते हो 10-10 लाख की बातें सुनते हैं, तो उसको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आप जरा इस अभियान को भी आप हाथ में लें, टेलीफोन से बात करें, भीड़ भाड़ करें, यूथ नहीं आप कहीं जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी। आप अभी इंदिरा कह रहा था कि मैं टेलीफोन में बात कर करके लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से गोपाल सबको कहो, अपने मित्रों को भी, एमएलए को भी, भैया घर बैठे हुए आप लोग 10-20 टेलीफोन करो रोज के, तो फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार से हम सब मिलके, मैं समझता हूँ 1 पॉइंट प्रोग्राम, कोरोना जंग को हम जीते, चिन्ह योजना को लागू करवाएं। और इसमें भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर 31 के बाद में आपने नाम लिखवाए तो उसको फायदा 3 महीने बाद मिलने लगेगा। 3 महीने में अगर बीमार हो गए उनके परिवार के लोग तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बीमा कंपनी की शर्त थी, वो हमने अभी कोरोना को देखते हुए 1 महीना बढ़वाया था। 30 जून का हमने 30 अप्रैल का हमने 30 मई तक किया। और अब मैं चाहूँगा कि इसको आप योजना को भी प्रचार प्रसार करें। और ये सड़क का बनाने का पहले ही मैं समझता हूँ कि बजट घोषणा के बाद में शायद राजे यादव जी ज़्यादा जानते होंगे, मेरे ख्याल से पहला ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैं 320 कर चुका हूँ 7 साल के अंदर, 13 महीने के अंदर 320, 99% कोविड को लेके। सरपंच तक, मैं वार्ड पंच तक भी कई बार जुड़ जाता हूँ, तो मुझे खुद को याद नहीं कि कोई सड़क वड़क का छोटा मोटा कोई कर दिया होगा, तो मुझे याद नहीं कोई। पर ये बजट के बाद में एक आधा किया भी होगा तो किया होगा, मुझे याद नहीं, राजेश बताएगा। परंतु ये प्रोग्राम टॉप प्रायोरिटी पे आप लोगों ने करवा दिया। इंदिरा पीछे पड़ा रहा तो काम हो गया। और आपका भी क्षेत्र आ रहा है इसके अंदर, आप जुड़ गए, दोनों नौजवान हो, दोनों मिलके चलो और पूरे इलाके का आप लोग सेवा में कोई कमी मत रखो, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, कोई हो, इंसान गरीब है, हमारी ड्यूटी बनती है हम कैसे उसके लिए ध्यान रखें, सुख दुख में काम आए ऐसे वक्त में। ये बात कहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल बने। ये बात मैं भावना प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तमाम इंजीनियर्स को और राजेश जी को, तमाम इनको धन्यवाद कि टाइम बाउंड आपने इस प्रोग्राम को, अभी बजट तो गई है अप्रैल में और आपने मार्च और 3-4 महीने में आपने ये प्रोग्राम करवा दिया। इसके माने ही मैं मानता हूँ कि आपने योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान की सड़कों को, क्योंकि मैंने खुद ने इंटरेस्ट लेके तमाम कलेक्टरों से हर जिले में 3-3 सड़कें जो मेजर है, जो नॉन पैचेबल है और लंबी लंबी सड़कें हैं, मैंने कहा वहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राजस्थान में सड़कें अच्छी बने। तो मैंने 3 सड़कों के नाम खुद ने मंगाए, खुद ने, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बन गई थी, तभी मैंने पढ़े वहाँ हाउस के अंदर। आप सोच सकते हो कि लंबा भाषण देना कितना मुश्किल काम होता है। 3-3 घंटे खड़े रह के आप बजट भाषण दे रहे हो, फिर आप रिप्लाई दे रहे हो। पर मैंने वो मंजूर किया, पर मैंने कहा कि लोगों को लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की वो सड़क है जिसके ऊपर कोई ध्यान दे नहीं, भले अपनी पार्टी का एमएलए भी है, कई बार वो देखते मेरी चलेगी नहीं, तो हमने ये ध्यान नहीं दिया। हमने कहा सड़कें राजस्थान की अच्छी बने, ये ध्यान रख के मैंने सर्वे करवाया, इंजीनियर से भी, डिपार्टमेंट से भी और कलेक्टर से भी। और जो कहा गया मुझे पता ही नहीं कौन सड़कें किस जिले में है, उसके बावजूद भी हमने निष्पक्ष होकर के इस काम का आगे बढ़ाया। और आज उसका अपने एक 30 करोड़ की लागत वाली सड़क करीब 29.1 किलोमीटर, मैंने सुना कि 25 किलोमीटर के अलावा 5 किलोमीटर आपके भी आएगी। सब मिलके आप लोग कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री बी जोशी जी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, हमारे चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी, ACS माइनिंग सुबोध अग्रवाल जी,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ CM उदय रांका जी, मिस्टर आशुतोष जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री सुनील दुग्गल जी, CEO वेदांता ग्रुप अरुण मिश्रा जी, CEO हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और यहाँ उपस्थित संभागीय आयुक्त वीना प्रधान जी, राजेंद्र भट्ट जी, जिला कलेक्टर साहबान और तमाम उपस्थित अधिकारीगण। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के वेदांता ग्रुप और किरण एनर्जी अनिल अग्रवाल जी, जिस रूप में अनिल अग्रवाल जी को जब कभी पुकारा है तो हमेशा वो मौजूद रहे राजस्थान के लिए। और मुझे खुशी है तमाम जब वो बोलते हैं कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ से पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। ये जो उनकी सोच है कि किस प्रकार खनिज संपदा के भंडार राजस्थान में हैं और किस प्रकार से हम लोग उसका दोहन कर सकते हैं, CP जोशी जी की भावना भी वही है जो अनिल अग्रवाल जी की है। और इसकी प्लानिंग तो हम लोग करेंगे वक्त आने पर, कोरोना समाप्त होने पर। क्योंकि पिछली बार जब आए थे आप जयपुर, तब भी इसके लिए अलग से हम लोगों ने मीटिंग करी थी और उसका फॉलो भी करने का वक्त हमारे सामने है, परंतु बीच में कोरोना आ गया। इस मौके पर मैं याद करूंगा जब मैंने आपसे बात करी थी कोरोना के दूसरी लहर के वक्त में भी, जब ऑक्सीजन की मारामारी पूरे देश में हुई थी, हाहाकार मच गया था ऑक्सीजन रेमडेसिविर दवाई के लिए। तब आपने मुझे कहा था कि हमें चाहे प्रोडक्शन बंद करना पड़े उसकी चिंता नहीं करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ये भावना अपने आप में एक मैसेज देती है कि किस स्तर पर आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं, राजस्थान वासियों के बारे में सोचते हैं और मानव मात्र के बारे में सोचते हैं। और हमने भी यहाँ यही कहा है, अभी हम सबका धर्म है, क्योंकि हमने शुरुआती की थी नेता जितने प्रतिपक्ष के नेताओं से, धर्म गुरुओं से, NGO से, एक्टिविस्ट से और आम जनता से, सबको मिला करके हमें इस जंग को लड़ना है कोरोना के खिलाफ में। तब भी हमने कहा था कि अभी हमारे धर्म से इंसानियत है, कौन की जाति का है, कौन धर्म का व्यक्ति है, कि विचारधारा का है, हमें कोई मतलब नहीं, सामने इंसान है, उसको बचाने का चैलेंज हमारे सामने है। और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के, उद्यमी मिलकर कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि वही भावना आज झलक रही है। जो मिस्टर अरुण मिश्रा बोल रहे थे, वेदांता का मूल सिद्धांत उत्पादन से पहले राष्ट्र है, हिंदुस्तान जिंक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। और ये ठीक है, CP जोशी जी ने भी कि दरीबा प्लांट से भी और बाकी भी जो आपके प्लांट है उससे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भी आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा करी है क्राइसिस के वक्त में। आपने जिस प्रकार से फैजाबाद से मंगाए, इक्विपमेंट मंगाए और उत्पादन बढ़ाया यहाँ पर, उनको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त तो एक हाहाकार मच गया था, पता नहीं होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 2 घंटे ऑक्सीजन बची हुई है अस्पताल में, 4 घंटे बची हुई है, ऐसी खबरें आ रही थी राजस्थान से नहीं पूरे देश भर से। उस वक्त में बहुत बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक, हम इस बात का एहसास हमेशा रखेंगे। 350 बेड का आपने कोविड केयर सेंटर बनाया, 100 बेड का ऑक्सीजन बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि बहुत मायने रखती है। आपने ठीक कहा, चिरंजीव योजना जो है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा हम लोगों ने निःशुल्क किया है पूरे परिवार का, कि वो बहुत शानदार योजना ये है। और इसमें सिर्फ 1/5 आबादी से, बहुत कम आबादी से 850 रुपये, जो प्रीमियम का आधा पैसा लिया जा रहा है, बहुत कम लोगों से, मामूली लोगों से। बाकी 3/4 तो मैं समझता हूँ 3 से ज़्यादा लोग तो फ्री ऑफ चार्ज है, बिल्कुल निःशुल्क है। और वो इंडोर इलाज के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से आउटडोर के लिए दवाएं फ्री हमने कर रखी है 5 साल पहले ही।
टेस्ट फ्री कर रखे हैं। और ये जो अब जो स्कीम लेके आए हम लोग, इसके अंदर तो राजस्थान वासी सब जुड़ेंगे और इसमें जो भी पेशेंट भर्ती होगा उनके 5 दिन पहले का और जब वो छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से 15 दिन बाद तक का भी खर्चा इसी में शामिल है। जितना खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। आपकी जानकारी में इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने कहा कि दूसरे राज्य भी इसको अपनाना चाहेंगे और ये बात सोच के हम लोगों ने पहली बार विज्ञापन दिया पूरे देश के अंदर, राज्यों में भी मालूम पड़े पूरे देश को कि ऐसी स्कीम राजस्थान लागू हुई है। उसको देख के हो सकता है अन्य सरकारें भी इसको चालू करे, लागू करे। इसीलिए हमने इस बार विज्ञापन जो है राष्ट्रव्यापी दिया था। इसका मुझे खुशी है कि जो खबरें आ रही है राजस्थान से भी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहूँगा कि ये आपने खुद ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि आधार पूनावाला से आपने बात भी कर ली। आज राजस्थान में बाकी तो बातें हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारें मिलकर काम करें। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा घातक ये कोरोना की दूसरी वेव आई है और जो इसका कोड है नया वेरिएंट का, उसके बारे में भी आज हमारे हेल्थ मंत्री खुद बोल गए हैं कि B1617.3 ये वेरिएंट जो है अक्टूबर में आया था महाराष्ट्र के अंदर और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि एक वेरिएंट आ गया है इंडिया से, इसलिए हमें अनलॉक करने में तकलीफ आ रही है। आज पहली बार हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये वेरिएंट वास्तव में चिंता का विषय है। ये भी इसका मुकाबला भी करेंगे सब मिलकर के। परंतु ये जो वैक्सीनेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग बराबर करीब 300 हमने की होगी राजस्थान में। लगातार 13-14 महीने हो गए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग गाँव तक संपर्क करते हैं आईटी के माध्यम से। बड़ा अच्छा सिस्टम राजस्थान बना हुआ है। ओपन वीसी करते हैं, आज भी ये वीसी ओपन है पब्लिक के लिए भी। तो इस प्रकार से आज पूरी राजस्थानी जनता सुन रही इस बात की, मुझे खुशी है। सही है। तो ये जो है पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं, उन सभी भी मैं कहना चाहूँगा और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि ये वैक्सीन का काम जो है उसमें भारत सरकार की आलोचना भी बहुत हो रही वैसे, क्योंकि समय पे हम लोगों ने बुक नहीं करवाया। दुनिया के मुल्कों से किस प्रकार ला सकते हैं। हमारे यहाँ 2 कंपनियों ने इसको ईजाद किया तो हमें सुनने में आ रहा है कि अभी वक्त आ गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से कि आप इनको ओपन कीजिए, 10-15-20 कंपनियों को दीजिए बनाने के लिए एक साथ में, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी से ज़्यादा आबादी देश के अंदर है। उसका वैक्सीनेशन करना अपना में चुनौती है और ये सिद्ध हो चुका है कि जो वैक्सीनेशन करवा लेता है उसके बाद में कम से कम अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो माइल्ड आता है। जैसे मैं खुद भी वैक्सीनेशन करा चुका था तो मुझे कोरोना हुआ तो बहुत माइल्ड हुआ और मैं निकल गया। तो ये जब सबको मालूम है कि वैक्सीन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें मैंने कल हमारी वीसी हुई थी एक इंटरनेशनल कंट्रीज से, तमाम जो हमारे NRIs हैं उनसे डॉक्टर जुड़े हुए थे पूरी दुनिया भर के। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप नज़र रखें सब मुल्कों पर, अमेरिका के भी थे, यूके भी थे, सबके थे, कि जहाँ भी हमें मौका लगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने छोड़ दिया राज्य सरकारों पर 18+ जो है आबादी उसकी आप जिम्मेदारी लें, आप खरीदें, आप सीधा लगाएं। हमारे पास 3000 करोड़ का घर भी आ गए। चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी है, परंतु हम लोग ने स्वीकार किया कि अगर हम मांग तो अभी तक कर रहे हैं केंद्र सरकार का आपको ही करना चाहिए, क्योंकि 5-6 तरह की वैक्सीन है, सब फ्री लगती है। ये तो कोरोना बहुत भारी घातक महामारी, तो इसकी तो भारत सरकार को पूरे देश के अंदर एक सी नीति बना करके लागू करनी चाहिए। जो 60+ की थी, 45+ की थी एज के हिसाब से, उसी ढंग से 18+ भी आने वाले वक्त में बच्चों के लिए भी ट्रायल चल रही है, उसकी भी ज़्यादा बेहतर रहता। अब सब राज्य सरकारें टेंडर कर रही है, ग्लोबल टेंडर कर रही है। और अभी भी खबर आ रही थी मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर,
फाइजर ने मॉडर्ना ने मना कर दिया है कि हम दिल्ली गवर्नमेंट के कोई बात नहीं करेंगे, हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो ये बड़ा इश्यू है। उसमें मैं चाहूँगा आपसे प्लीज़ आप भी मिस्टर पूनेवाला से आप संपर्क में हैं, मुझे अच्छा लगा, आप जरा उनके संपर्क में रहिएगा आगे भी। हम चाहेंगे राजस्थान को, इतना बड़ा प्रदेश है, दूर दूर लोग गाँव में ढाणियों बसे हुए हैं, ढाणे तक पहुंचाना बात को और समझाना बड़ा काम है, चैलेंजिंग काम है। पहले लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब तो लोग समझने लगे हैं, तो लाइन लग रही है, लोग करवाना चाहते हैं वैक्सीन। और आपको जान के पसंद होगी जिस प्रकार हमने कोविड मैनेजमेंट में नंबर 1 रहे देश के अंदर हम लोग। पहले जब लहर आई तब से ही, और वैक्सीनेशन भी नंबर 1 हम रहे हैं पूरे देश के अंदर। सबसे अधिक वैक्सीन करवाई है 60+ की, 45+ की हमने करवाई है। तो आज हम लोग इस स्थिति में कि जितनी वैक्सीन में मिलेगी 5,81,000 तक हम पर डे कर चुके हैं। यहाँ पर जितनी वैक्सीन अवेलेबल होगी, हम लोग चाहेंगे कि जो राज्य और पूरा मुल्क जितना जल्दी वैक्सीनेशन करवा लेगा, मैं समझता हूँ अगर थर्ड वेव भी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड वेव के बारे में कुछ लोग के आएगी, कुछ के पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कुछ के बच्चों को हिट करने वाली आएगी। तो बच्चों को लेके आप जानते हैं कि लोग भावुक होते हैं, किसी के बेटे, किसी के पोते पोती, वो मतलब बड़ी खतरनाक खबरें आती रहती है। तो वैक्सीनेशन में हम चाहते हैं टॉप प्रायोरिटी हम देवें। इसलिए बातें तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी स्थिति है, चाहे करें इतनी लंबी चौड़ी कितनी बातें कर लें, परंतु मैं समझता हूँ कि आज आपने खुद ने जो CB जोशी जी ने आपको हिंट दिया था यहाँ क्रिकेट का बनाने का स्टेडियम, उसके बाद में आपसे मेरी एक बार बात भी हुई थी। आज आपने बात को खुद ने चला के प्रारंभ किया है, उसके बाद हम क्या तैयारी करें। CB जोशी जी खुद ही संपर्क कर लेंगे टाइम आने पर, और मैं समझता हूँ कि वो तो काम अलग हमें करना ही है। पर अभी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप क्योंकि लंबे समय से आप पहले इंडिया में आए थे, लॉकडाउन बहुत लंबा चला आपके वहाँ, और अब लॉकडाउन अनलॉक भी होने लगा है, मैंने सुना है। मरीज भी आपके पॉजिटिव बहुत कम आने लगे हैं। UK गवर्नमेंट कामयाब रही है लॉकडाउन के माध्यम से ही, और हम लोगों ने लॉकडाउन लगाए हैं, पर क्योंकि हमारी स्थिति आर्थिक रूप से वो नहीं है जो कि UK की है, तो आज हम लोग संकट में 80% रेवेन्यू हमारी कम होगी राजस्थान का, 80%। इसलिए CB जोशी जी की चिंता करना लाजमी है। तो ये जो स्थिति बनी है उसके कारण से हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक्टिविटी ऐसी बढ़े राजस्थान में, कोरोना थोड़ा कम होते ही, कि रेवेन्यू वापस आने लगे और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग मेंटेन करने में और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में तकलीफ नहीं आए। और मेरा मानना है कि इसके लिए हमारे जो मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई जैसे आपने आज 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपने खुद ने कहा कि आगे कोई कमी नहीं आएगी। कई लोग ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं छोटे बड़े, और कई हमने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी सुबोध अग्रवाल ही बता रहे थे आपको, करीब 40-50 हज़ार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो हम लोग ट्राई करें मंगाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत किया है, पहले के मुकाबले में हमारे टेस्टिंग नहीं होती थी, 0 थी, उससे आज हम लोग 70,000 तो हम लोग खुद ने कैपेसिटी पैदा कर ली, और कुल मिला के 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकती है राजस्थान में। तो उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी। अब हम गाँव की तरफ बढ़े आगे कि गाँव तक फैल गया इस बार ये कोरोना, जो पिछली बार नहीं था, वो चिंता का विषय बना हुआ है। अगर गाँव में पूरी तरह फैल गया तो फिर उसका रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग बाकायदा PSC CSC तक जा रहे हैं, घर घर सर्वे हो रहा है कि खांसी जुकाम भी है तो उनका अलग से हम लोग इलाज करवा रहे हैं पहले से ही। अगर उनको डाउट भी है तो टेस्ट करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस काम को जो हाथ में लिया गया गांव-गांव में सर्वे करने का, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और CSC PHC में हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी और कुछ ICU बेड भी लगा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इसका मुकाबला करके इस जंग को हम जीतें।
और मुझे विश्वास है कि अभी हमने भर्ती काफ़ी करी है। 8,000 तो हमने लिए हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑफिसर लिए हैं, 1,000 डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, 25,000 नर्स भर्ती कर रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर से हम लोग कोरोना पे जो हमला कर सकते हैं वापस मुकाबला करने के लिए इस खतरनाक महामारी का, उसमें कोई कमी नहीं रख रहे हैं। अब ये ब्लैक फंगस की बात आ रही है, अभी तो पिछले 10 दिन में एक साथ में ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में, 7-8 राज्यों में तो भयंकर रूप से ये केसेस सामने आने लग गए। मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को भी, डॉक्टर्स को भी, एक्सपर्ट को भी, इसका रिसर्च होनी चाहिए, भारत सरकार को रिसर्च करवानी चाहिए। अचानक ये ब्लैक फंगस की इतनी बड़ी संख्या में लोग मरीज क्यों आए हैं? कोई कहते हैं कि ज़्यादा दे दिया स्टेरॉइड, कोई कहते हैं कि शुगर बढ़ने से आ जाते हैं। ये बातें अपनी जगह ठीक हो सकती है, परंतु ये तो पहले भी हुआ है। इस बार जो 4-5-6 राज्यों में आया है, बड़ी संख्या में आ रहा है, डरावना है, जो घबरा गए हैं इससे, उसकी हमें चिंता है। और राजस्थान में हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि यह हम कंट्रोल करेंगे, परंतु इसको महामारी घोषित करना पड़ा हम लोगों को। राजस्थान ने सबसे पहले किया, अब 11 राज्य कर चुके हैं, इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। अब आज सुना को येलो, पहले तो ब्लैक से वाइट फंगस, आज खबर है येलो फंगस भी कोई होता है। ये सब खबरें मार्केट में ऐसे माहौल में आना स्वाभाविक है, तो उसका तो हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपने समय निकाला उसके लिए आपका शुक्रिया। और हमारे तमाम साथी और आपके अधिकारी लोग, मैं समझता हूँ कि वो खुद आगे बढ़ कर के, मिस्टर दुग्गल भी और मिस्टर अरुण मिश्रा जी भी, ऐसे वक्त में आपके डायरेक्शन से जो आपने मुझे कहा था कि मैं कन्वे कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ के इन लोगों ने जो कुछ संभव था करने का प्रयास किया, उससे ज़्यादा करने का प्रयास किया। और वैसे मैं समझता हूँ आपका ग्रुप जो है, मैं पिछले 10-12 साल से मैं देखता हूँ, और चाहे भीलवाड़ा में प्रोग्राम किया हो सीपी जोशी के साथ में, चाहे हम लोगों ने उदयपुर में कोई प्रोग्राम किया हो, जब कभी कोई प्रोग्राम हुआ और वहाँ मांग उठी है तो CSR फंड तो बाद में बना, उसके पहले भी आपने हमेशा अपने ग्रुप के माध्यम से पूरी पब्लिक के लिए कोई भी मांग उठाई हो, पब्लिक इंटरेस्ट की, आपने वही आपके अधिकारी ने घोषणा करी। जोशी थे तब भी करते थे, अब भी करते हैं। तो ये आपके ग्रुप की जो पहचान है और आपकी खुद का जो व्यक्तित्व, भगवान आपको जो कृतित्व के साथ व्यक्तित्व दिया है, सिंप्लिसिटी के साथ में, वो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। और आपने पिछली बार चौमू की बात करके थोड़ा सबको और भावुक बना दिया हमारे अधिकारियों को। आज उस बार गर्व जी कह रहे थे कि आपका ननिहाल भरतपुर में है। मुझे भी याद आ रहा कि आप एक वक्त था कि आप वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे, काम भी आप शुरू करना चाहते थे, परंतु उस वक्त सुबह घर नहीं थे वहाँ पर। अब मंत्री बने, उस वक्त बने होते तो वो मेडिकल कॉलेज भी खुल जाता। सबसे पहले आपने शुरू की थी। और आपको जान के खुशी होगी कि आज राजस्थान में हम लोगों ने केंद्र सरकार से बात करके करीब करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रही है राजस्थान में। अनिल अग्रवाल जी, आपको जान के खुशी होगी कि 3 जिले छोड़ के, 33 में 3 जिले छोड़ के 30 जिले में मेडिकल कॉलेज के सैंक्शन हो गई है। कुछ जिलों में काम शुरू हो गया है। राजस्थान मेडिकल के अंदर सिरमौर बने देश के अंदर, ये हम लोगों का सपना है। इसीलिए डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा आपको कि निरोगी राजस्थान का सपना देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको लेके हम लोग आगे कामयाब होंगे। आप सबके सहयोग से यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, तो वो हम सब की बात सुन रहे हैं, परंतु वो अपनी बात कह नहीं पाए। अब हमने शायद जोड़ने का प्रयास किया, जुड़ भी गए मेरे ख्याल से, नहीं जुड़े, अब भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, पर वो हमारी सबकी बात का उन्होंने संज्ञान लिया है। मैं समझता हूँ कि वो भी पूरी तरह समर्पित किए हुए अपने आप को लगे हुए हैं। हम सब की टीम इतनी अच्छी बनी है कि हमारे मंत्री, हमारे राज्य मंत्री, हमारे वो सांदी धारीवाल जी, जिन्होंने करीब 70-80 जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, नगर पालिका, नगर निगम, उसके माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। हर मंत्री अपने विभाग से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है।
और उसी रूप में हम लोग सब मिलके और हमारी जो टीम है, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे आपको, तमाम हमारे मेडिकल के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी को काम सौंपा गया है। वो तमाम कलेक्टर, CMHO, मेरे कहने का मतलब है सब ऐसी टीम बन गई राजस्थान में और सबको एहसास हो गया कि इस महामारी की सीरियसनेस किस तरह की है। तो 13 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस टीम का ऐसा रिदम बन गया है कि हम लोग मिलकर के मॉडल बना रहे हैं। कभी भीलवाड़ा मॉडल बनता है, कभी रामगढ़ बनता है, कभी हमारी वैक्सीनेशन में हम लोग नंबर 1 होते हैं और चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। तो पूरा देश जानता है कि राजस्थान इसमें पहल करता है हर काम के अंदर, और यही हमारे लिए गर्व की बात है। ये बात करता हूँ मैं लगवार जी आपको, आपके तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर अपने विचारों को साझा करने के लिए सर।